गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं गेट के, जो इस बार 2021 का पेपर आया है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको एक्सप्लेन कर दूं कैसे क्या क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, शॉर्टकट क्या होता, लॉन्ग कट क्या होता, आप क्या क्या टेक्निक अपना सकते थे, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो खाली आंसर ही नहीं मिलेगा, उसके साथ तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मेथड भी मिलेगा। इसको कितने तरीके से अप्रोच किया जा सकता है वो टेक्निक भी मैं बताऊंगा। तुम्हारा काम है बस फॉलो करना। ठीक है, ये छोटे छोटे वीडियोस करके हम इसे करेंगे, तो एक वीडियो में हम 10-15 क्वेश्चन करके करेंगे ताकि हम 3-4-5 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो हाँ, क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे हिसाब से तुम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो तुमसे छूटने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, किस सेंस में नहीं छूटने चाहिए? ऐसे समझो कि एग्जाम में क्वेश्चंस तरह तरह के आ सकते हैं। ऐसे आ सकते हैं जो तुमने कभी छुए भी ना हो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो तुमसे नहीं छूटे। मतलब वो उतना तो पढ़ के जाना ही है, और उस बेस पे अगर कल को कुछ और क्वेश्चन आया तो वो भी सॉल्व होना चाहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किसी बड़ी किताब से कोई एक्सपेरिमेंटल कोई रिजल्ट है उसको दे दिया गया है, तो वो तब तक तुम्हें नहीं आएगा जब तक कि तुमने उस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ा है, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन नहीं किया है, या कोई उसे देखा नहीं है कहीं पे एग्जैक्ट आंसर, तब तक तुम उसे नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन बेस्ड है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, तुम उसे कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जाने नहीं देना है। और आगे के जो क्वेश्चन हो सकते हैं जो जो बहुत ज्यादा डेप्थ मांगते हैं कि बहुत अच्छी रीडिंग करके आओ, अच्छी किताब देख के आओ, तो वो किसी काम के नहीं है। ऐसे समझो उसके लिए तुम्हें, अगर तुमने पढ़ा होगा, अपने एमएससी में पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, तो अच्छी चीज है। लेकिन अब एग्जाम से पहले 3 महीने 4 महीने पहले वो तुम नहीं पढ़ सकते दोबारा से। तुम बस कुछ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पे कमांड कर सकते हो, कैलकुलेशंस पे, फॉर्मूले पे, कॉन्सेप्ट पे। ये 3 चीजों पे काम अगर हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, जो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में तुम्हें याद करना पड़ेगा, जो कोई रिजल्ट है जो कि तुम्हें रटा होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन पिक किया वही है, क्वेश्चन है द नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो उन्होंने एक वेव फंक्शन दिया है क्वेश्चन सेटर ने। कुछ है, ए वहां पे बोर्स रेडियस है, एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम। द डिस्टेंस एट विच द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इज y इंटू ए। द वैल्यू ऑफ y इज, मतलब तुम्हें y की वैल्यू बतानी है। अच्छा, ए इंटू ए क्या है? बोर्स रेडियस है। बोर्स रेडियस कहाँ है? तो वेव फंक्शन आर, आर जो दिया हुआ उसमें ही छुपा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो जरा इसको कोशिश करते हैं कि इस पे वर्कआउट कैसे किया जाएगा। तो दोबारा से वेव फंक्शन देखने के लिए मैं इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को दोबारा से रेफर करूंगा। उससे पहले क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं काम कि जरा इस एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो हाँ, सबसे पहले ये देखो कहा क्या गया है, तुम्हें एक रेडियल वेव फंक्शन आर आर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है कितना था? ये था 1/√24। यहाँ पे है a टू द पावर -3/2। उसके बाद तुम्हारे पास r/a भी पड़ा हुआ है, e टू द पावर -r/2 है। अच्छा, मेरे काम का फंक्शन क्या है? मेरे काम का फंक्शन ये वाला है, ये वाला है, ये सब तो कांस्टेंट है। बोर्ड रेडियस ये भी कांस्टेंट है, इनका कोई रोल ज्यादा प्ले नहीं होने वाला। ठीक है, देखते हैं अभी जरा। अच्छा, सबसे पहले मुझे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन मोर लाइकली टू फाउंड, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि क्या है कॉन्सेप्ट। तो देखो, मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा मैंने तुम्हें 3 स्टेप के बेसिस पे पढ़ाऊंगा। तो पहले क्या, पहले सबसे पहले देखेंगे उसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा फॉर्मूला कौन सा है। एक बार फॉर्मूला आ गया फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो पूरी फिजिक्स मैं तुम्हें इन तीनों चीज के बेसिस पे सॉल्व करवाऊंगा। पहले इसमें देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन मोर लाइकली टू फाउंड, तो याद है तुम लोगों को एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का नाम सुना होगा तुमने। इसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जब तुम इंटीग्रेट कर देते थे तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल जाती थी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती क्या है? अगर मैं तुम्हें वन डायमेंशन दूं तो ये बहुत आसान है, तुमने पढ़ा होगा मॉड साई स्क्वायर। अच्छा, इसी को इंटीग्रेट -इंफिनिटी से इंफिनिटी मॉड साई स्क्वायर को कर देते थे, तो व्हाट वी गेट प्रोबेबिलिटी।
इसे इंटीग्रेट करने पे प्रोबेबिलिटी मुझे मिल जाती है। लेकिन यहाँ तो 3D है, याद करो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, 3D कॉन्सेप्ट है। तो 3D में एक चीज याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे मॉड साई स्क्वायर, साई क्या है, उसमें आर है, थीटा है, फाई है, ये पूरा का पूरा है, और उसके साथ डी टाउ भी लगा हुआ है, ये ध्यान रखना, डी टाउ, वेयर डी टाउ इज कॉल्ड द वॉल्यूम। और तुमने पहले पढ़ा होगा डी टाउ कुछ नहीं, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा डी, मतलब एक्चुअल फॉर्मूला ये है, अगर तुम्हें और डेप्थ में लिखना हो, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये तुम्हारा है डी टाउ का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये डी टाउ है। तो मैं क्या करता, मैं इसको अगर ब्रेक करता तो मेरा एक वेव फंक्शन आता वाई एल एम थीटा फाई, तुम लोगों ने सुना होगा स्फेरिकल हार्मोनिक्स, और इसके साथ एक आता आर आर, ठीक है। अच्छा, सोचने वाली बात ये है कि ये जो आर है, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, अब क्या करें, साई स्क्वायर दिया है, मतलब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इन सब का मॉड स्क्वायर है, ध्यान रखना ये सब इंडिपेंडेंट है। तो बात ये है कि मैं वेव फंक्शन खाली आर आर नहीं ले सकता, खाली इतना नहीं ले सकता, जैसे मैंने तुम्हें कहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी खाली मॉड आर का स्क्वायर नहीं है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म है, वो है ये आर का स्क्वायर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आर पे डिपेंडेंट है, तो तुम्हें एक टर्म यहाँ पे आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में काउंट होता है, ध्यान रखना, जो कि आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये पूरा टर्म। अच्छा, तो पूछा गया इलेक्ट्रॉन मोर लाइकली टू फाउंड, तो क्या तुम लोगों ने सुना है, तुम लोगों ने पहले मोस्ट प्रोबेबल नाम का कॉन्सेप्ट सुना होगा, कि कोई भी अगर ग्राफ बना हुआ है, इसमें कोई पूछे इसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी, तो तुम कहोगे जहां पे मैक्सिमा आ जाए वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है, जहां मैक्सिमा आ जाए वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी हुई है, तो क्या करोगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे और चेक करोगे कि मोर लाइकली कहां आता है, जहां पे मोस्ट प्रोबेबल उसी को कहते हैं मोर लाइकली। तो देखो ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, अब बाकी है फॉर्मूला वाला पार्ट। तो देखो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया, अब क्या करना है मुझे, तो मुझे करना ये चाहिए कि मुझे डी बाई डी आर कर देना चाहिए, यहाँ पे आर स्क्वायर करना चाहिए, और यहाँ पे मॉड आर का होल स्क्वायर करना चाहिए, और इसको जीरो से इक्वेट कर देना चाहिए, बस बस इतना ही करना है। अब तुम कहोगे कि इसमें ये आर स्क्वायर क्या डालें, तो ये अभी याद करो, यही तुम्हें क्वेश्चन में दिया था, तो मैं इसको आर स्क्वायर लिखने की कोशिश करता हूँ, और गौर करो इसमें बहुत सारे कांस्टेंट भी आने वाले हैं, मेरे लिए वो कांस्टेंट ज्यादा मैटर नहीं करते, मैं स्किप भी कर सकता हूँ, ए का पावर -3 था, एक मिनट रुको, -3 है, आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ई का पावर माइनस आर बाय ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर ई का पावर माइनस आर बाय 2a था, स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा, मतलब इतना टर्म आया हुआ है। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट तो वैसे भी बाहर आने वाले, तो इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इसको भी हटा सकते हो, और ये आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को आर स्क्वायर आर 4 हो गया, और यहाँ पे तो फाइनली आंसर देखो क्या हुआ, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना है आर टू द पावर 4, देखो ये आर स्क्वायर, देखो ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब आर का पावर 4, और ई टू द पावर माइनस आर बाय ए इक्वल टू 0, बस। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, जो भी बड़े बड़े वेव फंक्शन यहाँ लिखे हुए थे, वो पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया इतने पे। अब तुम्हें इसे डिफरेंशिएट कर देना है और आंसर ले आना है, तो अब इसमें कोई दम नहीं बचा क्वेश्चन में। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया कि डेरिवेटिव लेना होगा तुम्हें वेव फंक्शन का, इक्वल टू 0 करना होगा। अब ये लास्ट वाला पार्ट है जिसमें तुम कैलकुलेट करते हो, और ये भी बहुत 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 बड़ा नहीं है। डिफरेंशिएट करो, आर फोर तुम्हें पता होगा, ये हो जाएगा 4r3, यहाँ आएगा ई टू द पावर माइनस आर बाय, अच्छा प्लस अगला क्या होगा, आर का पावर 4 ई टू द पावर माइनस आर बाय, उतना ही होता है, चेन रूल लगाएंगे, यहाँ पे -1 बाय ए आ जाएगा। अच्छा, कॉमन क्या है, देखो आर क्यूब कॉमन है, ई का पावर माइनस आर बाय ए कॉमन है, तो आर क्यूब हो गया, ई का पावर माइनस आर बाय, ये तो कॉमन ही आ गया, तो यहाँ बचा 4, और यहाँ पे माइनस एक आर यहाँ बचा है, तो माइनस आर बाय ए मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ तो एक पार्ट आता है आर इक्वल टू 0, और एक पार्ट आता है आर इज इक्वल टू आर बाय ए इक्वल टू 4 इंप्लाइज आर इक्वल टू 4। अब 0 तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4a लेंगे। याद करो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया था, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया था y इंटू ए, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए 4, y की वैल्यू 4, ध्यान रखना y 4 आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया y इक्वल टू 4। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन बनाते चलते हैं, जितना हो पाया उतना करेंगे, और उसके बाद जो बचेगा वो नेक्स्ट सिटिंग में, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कि ये वाला क्या है, थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम हो सकता है मुझे लग रहा है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है ये एमएसक्यू है, ठीक है, ये क्वेश्चन एमएसक्यू मतलब इसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। इस बार जो गेट का पैटर्न आया उसमें क्या हुआ है, एमसीक्यू भी दिया, एनईटी भी दिया, और मिक्सअप है, मिक्सअप है, ऐसा नहीं है सबके सेक्शन अलग अलग बांट दिए, मिक्सअप है सब, ठीक है। ओके, देखते चलो, तो इसमें क्या कह रहा है, लेग्रांजियन मोमेंटम px p थीटा इन सब की चर्चा चल रही है। तो एक यूनिफॉर्म ब्लॉक है, मास m है, स्लाइड करता है स्मूथ हॉरिजॉन्टल बार पे,
अनदर मास m is connected by an inextensible string दिया हुआ है, constrained to oscillate in the xy plane. Neglect the size, number of degree of freedom दो होंगे, एक x होगा एक थीटा होगा, and the generalized coordinate are chosen as x थीटा दिया है. If px and p theta are the generalized momenta corresponding to this, then तो देखो मुझे क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मुझे p थीटा और px निकालना है. अच्छा तुम्हें पता होगा p थीटा px निकालने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें लेग्रांजियन लिखना चाहिए, उसमें डेल एल बाय डेल एक्स डॉट कर देना चाहिए जो कि पी एक्स होता है, डेल एल बाय डेल थीटा डॉट कर देना चाहिए जो कि पी थीटा होता है. ठीक है, इतनी चीजें अगर तुम लिख सकते हो तुम्हारा काम चल जाएगा. चलो आ जाओ इसको करके देखते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब ज्यादा टफ नहीं. अगर तुम घर से पढ़ के गए होगे या तुमने कहीं स्टडी की होगी या जेसी उपाध्याय की किताब सॉल्व किया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन तुम्हें मिल ही गया होगा. चाहे तुम गोल्ड स्ट्रीम की बुक सॉल्व करते वहां भी तुम्हें कहीं एक्सरसाइज में ये मिल जाएगा. चलो तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी. तो देखो ये कैपिटल एम दे दिया गया है, यहाँ पे एक मास लटका दिया गया है, छोटा सा मास एम है. मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ x1, y1, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई ओरिजिन है जिससे इसकी डिस्टेंस जो है x है. अच्छा इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से, तो x और थीटा तुम्हारा कोऑर्डिनेट है. अच्छा लैग्रेंजियन तुम जानते हो क्या होता है, t माइनस v. सबसे आसान कौन सा होगा, t लिखने की कोशिश करते हैं. देखो t जो होगा तुम्हारा आंसर वो होगा हाफ कैपिटल m, और यहाँ पे x है तो x पे मोशन, मैं इसे ही ओरिजिन मान रहा हूँ ध्यान रखना. तो ये हो जाएगा एम एक्स डॉट स्क्वायर खत्म. अब प्लस हाफ, ये सिर्फ टी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म, पोटेंशियल बाद में. ये है एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस ये है हाफ, यहाँ पे है 1/2, और ये होगा छोटा एम. और देखो यहाँ हो जाएगा x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m y1 डॉट का स्क्वायर. अब तुम कहोगे सर ये कितने वेरिएबल आ गए, आपने तो अभी कहा था x थीटा है. तो देखो अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसे. मैं तुमसे पूछूं कि ये x1 कितना होगा, x1 मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x1, और y1 मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है y1. देखो ये नीचे डायरेक्शन में तो इसका मतलब नेगेटिव साइन लगा सकते हैं. तो देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1. तो x1 y1 में अब मुझे ये देखना है कि ये वैल्यू होगी कितनी. तो देखो ये l दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये l दिया हुआ था ध्यान रखना. तो अगर ये l है और ये थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो तुम आराम से लिख सकते हो. देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो y, अगर मैं तुमसे कहूँ y1 कितना होगा तो तुम आराम से कह सकते हो दिस इज l cos थीटा. और अगर मैं तुमसे पूछूं x1 कितना होगा, ध्यान रखना x1 में x भी जुड़ा हुआ है तो यहां से तुम x जोड़ दोगे प्लस उसमें ये वाला डिस्टेंस ऐड कर दोगे. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा. दैट्स इट. तो ये x1 आ गया, ये तुम्हारा y1 आ गया l cos थीटा. तो अब क्या करना चाहिए तुम्हें, x1 y1 l cos थीटा x प्लस l sin थीटा. अब देखो यहाँ पे कह रहा है x1 डॉट निकाल लो, y1 डॉट, चलो करके देखते हैं. तो कोई तुमसे पूछे y1 का डॉट कितना होगा तो तुम क्या होगे l और cos थीटा का. और ध्यान रखना ये चीज, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर तुम इसे ओरिजिन लेते हो इसको पॉजिटिव x लिखते हो तो इसे तुम नेगेटिव y कर सकते हो, तो इसे माइनस कर देना. ठीक है, स्क्वायर में वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी. तो ये देखो cos थीटा का माइनस होता है तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो गया, ये हो गया sin थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा डॉट. अच्छा इसी तरह मैं तुमसे पूछूं x1 का डॉट क्या होगा, तो x1 डॉट के लिए x का डॉट तो होगा ही, प्लस sin थीटा का हो जाता है तो ये हो जाता है l cos थीटा, और थीटा का डॉट, l का डॉट नहीं है ध्यान रखना. हाँ अच्छा अब कोई तुमसे पूछे y1 डॉट का स्क्वायर करो, तो देखो इसका स्क्वायर करना आसान है, l का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो मुझे देखो अगर मैं तुमसे पूछूं x1 डॉट का स्क्वायर करो तो देखो ये हो जाएगा x डॉट का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट का स्क्वायर, प्लस इसके साथ क्या होगा, इसके साथ लिख सकते हो 2x डॉट l cos थीटा, थीटा डॉट. चलो इतना आ गया. अब इसमें क्या करना है, ये देखो ये हाफ m मल्टीप्लाई कर देना है. तो देखो हाफ m जब मल्टीप्लाई करेंगे x1 डॉट स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर एक आएगा, x डॉट का स्क्वायर, और यहाँ भी x डॉट का स्क्वायर. तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ तो मैं एक साथ ग्रुपिंग कर दूं तो ये बन जाएगा m प्लस छोटा m, और यहाँ आ जाएगा x डॉट का स्क्वायर. ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, मैंने शॉर्ट में किया है. और उसके बाद कौन सा टर्म बच गया, अच्छा यहाँ पे देखो y1 डॉट स्क्वायर, तो y1 तो बड़ा आसान है यहाँ पे, तो मैं इसको लिखता हूँ. एक चीज और देखो, शॉर्टकट में अगर हम करें तो यहाँ देखो ये है एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर. मैं लिख देता हूँ नहीं तो तुम लोगों को समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है. एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट का स्क्वायर, हाफ से हाफ कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डॉट एल कॉस थीटा, थीटा डॉट, और प्लस हाफ एम, अब y1 वाला लिखते हैं, y1 डॉट का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा हाफ एम एल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा डॉट का स्क्वायर. अच्छा अगर मैं अब इसको और इसको ऐड करूं तो देखो सब कुछ सेम है, एम एल स्क्वायर सेम है, थीटा डॉट का स्क्वायर, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ मिस कर गया मैं कुछ, यहाँ पे m होगा, एक मास भी लगा हुआ. ठीक है, हाफ से हाफ कट गया, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ये हो जाएगा m प्लस छोटा m, यहाँ पे हो जाएगा x डॉट का स्क्वायर, और इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हो जाएगा प्लस हाफ m
छोटा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और प्लस और क्या जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा एम एक्स डॉट एल कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख देंगे थीटा डॉट। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा टर्म बन गया काइनेटिक एनर्जी का। ओके, कोई तुमसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी, तो तुमने एमजीएच पढ़ा होगा, तो v को अगर तुम लिखना चाहो तो नेगेटिव है y1, याद रखो ये हाइट, जितने हाइट पे ये पड़ा हो, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये y1 तुमने अभी हाइट माना है कि ये ओरिजिन से इतने हाइट y1 पे, तो इसको कितना लिखोगे, तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ y इज इक्वल टू कितना है, माइनस एम, मतलब ये फॉर्मूला है एम जी y1, तो तुम क्या करोगे, माइनस y1 नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा v। अच्छा, यहाँ पे माइनस पहले से लगा है t माइनस v में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं आंसर लिखने की कोशिश करूंगा, तुमसे पूछो लैग्रेंजियन क्या हुआ, इतना करना होगा, तो तुम कहोगे सर इतना टाइम कैसे लगाएं हम इस चीज में, एमएसक्यू है, मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगाना, तो घर से प्रैक्टिस करके जाओ या फिर कहीं पढ़ो, मुझसे ही पढ़ो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे करना है इस चीज को। ठीक है, शॉर्टकट देखो, हाफ यहाँ पे हो जाएगा m प्लस एम, यहाँ पे हो जाएगा x डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ, अब क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा m एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। अब क्या करें, अब क्या करें, इसमें अगला टर्म भी पड़ा हुआ था प्लस, याद करो m x डॉट भी था, थीटा डॉट भी था, l भी था, cos थीटा भी था, शायद देखने दो, cos थीटा था, x डॉट l cos थीटा, हाँ हाँ ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम जी और एल आ जाएगा और cos थीटा, एम जी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, बस दैट्स इट, ये आंसर है। अब तुम्हें क्या क्या करना है, तो देखो ऑप्शन में पूरी चर्चा की गई है पी एक्स पे और पी थीटा पे। अच्छा, पहली चीज बताता हूँ, देखो पोटेंशियल जो है वो एम जी एल कॉस थीटा, मतलब थीटा पे डिपेंड कर रही है, एक्स का कोई कॉम्पोनेंट नहीं है। इसका मतलब तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा एक फॉर्मूला जिसमें कहते हैं डी बाई डी टी ऑफ आइलैंड इक्वेशन, याद होगा, डी एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। याद रखना ये वाला जो है ये मोमेंटम वाला टर्म है जिसे पी एक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ x का फंक्शन देखो, लेग्रांजियन जो है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसकी पूरी वैल्यू जीरो, इसका मतलब तुम्हें ये देखने को मिला कि डी बाई डी टी जो है पी एक्स का वो जीरो है, इसका मतलब कहा जाता है जो पी एक्स जो है वो कंजर्व है। तो अगर तुम्हारा ये ऑप्शन है पी एक्स इज कंजर्व, अभी देखेंगे तो ये फिक्स है, डन। तो एक आंसर ये हो गया कि पी एक्स इज कंजर्व, तो अगर दिया है तो ऑप्शन सही है। सबसे पहले अब पूछा गया पी एक्स होगा कितना, तो डेल एल बाई डेल एक्स डॉट लो, मतलब एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये रहा देखो एक्स डॉट, और कहाँ है एक्स डॉट, यहाँ पे एक्स डॉट, तो ठीक है, मैं पी एक्स निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा m प्लस एम, यहाँ पे आया x डॉट, ठीक है, पी एक्स में x डॉट, और यहाँ पे x डॉट है तो ये हो जाएगा प्लस m थीटा डॉट l cos थीटा, इतना आया तुम्हारा पी एक्स। चलो अब थीटा निकाल लेते हैं, थीटा 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 कहाँ है, तो देखो p थीटा मतलब डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, तो थीटा डॉट यहाँ पे छुपा है और यहाँ पे छुपा है। ओके, तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा थीटा कितना है, ये हो जाएगा m एल स्क्वायर थीटा डॉट, एक तो ये आ गया, प्लस एक आ गया m x डॉट l cos थीटा, ये आ गया, सारे प्लस साइन के साथ है, m x डॉट l थीटा डॉट चला गया l cos थीटा। ठीक है, तो मुझे px मिल गया, मुझे p थीटा मिल गया, और मुझे ये भी पता लग गया px कंजर्व है, और ध्यान रखना p थीटा इज नॉट कंजर्व, क्योंकि थीटा का फंक्शन है, ध्यान रखना यहाँ फंक्शन है, इसका मतलब ये टर्म एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट कंजर्व। तो देखो मैंने इतनी चीजें निकाल ली, अब मैं जरा देखो, तुम्हें भी ऐसे ही करना था, तुम्हें इतनी चीज निकालना था, उसके बाद क्या करना था, कंपेयर करना था कि तुम्हारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं क्या उसमें तुम सॉल्व कर पाओगे और टिक कर पाओगे। तो देखो आ जाओ, ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं, इतनी चीजें तो मैं ले आया, अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं एक एक करके और आंसर पे कमेंट करने की कोशिश करूं तो हाँ, तो देखो सबसे पहले पी थीटा इज कंजर्व, गलत है, पी एक्स इज कंजर्व, सही है, तो टू ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, एमएसक्यू है, ध्यान रखना, पी एक्स कंजर्व हो गया। अच्छा, माइनस वाला देखो, पी थीटा में माइनस साइन है, गलत है, मैंने अभी बताया था पी थीटा और पी एक्स दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 भी गलत, 2 भी गलत, 3 सही है और 4 भी सही है। देखो m प्लस एम एक्स डॉट अभी निकाला, प्लस एम एल कॉस थीटा थीटा डॉट निकाला, इसका मतलब आंसर 3 एंड 4, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 3 एंड 4। ठीक है, तो दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना।